यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स में जनरल मिस्टर सेल्समैन ने कांग्रेस के सामने एक रिपोर्ट रखी और कहा चाइना जिस तेजी से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज इन स्पेस बढ़ा रहा है, सो इट इज सून गोइंग टू हैव दिस कैपेसिटी टू वाइप आउट, आई एम यूजिंग द वर्ड वाइप आउट, यूएस कैपेसिटी, यानी कि यूएस के जो भी स्पेस में एसेट्स हैं उनको वाइप आउट किया जा सकता है। कांग्रेस ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, फिर उन्होंने अपने बारे में बताया व्हाट यूएस इज डूइंग। यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जो यूएस की डेडिकेटेड स्पेस फोर्स है, इट वाज क्रिएटेड एज अ रिएक्शन टू अ स्पेस फोर्स व्हिच वाज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय चाइना। यानी कि चाइना ने यूएस से पहले अपनी पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट दे दिया जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक स्पेस फोर्स, एसएसएफ। उसके रिएक्शन में उसके 3 साल बाद यूएस ने ये स्पेस फोर्स क्रिएट की है। जब मैं चाइना के स्पेस प्रोग्राम्स को स्टडी कर रहा था, आई फाउंड from the start, यानी कि from the genesis of their space programs, they were having this defense angle to their these space programs. उनके स्पेस प्रोग्राम्स को शुरुआत करने में जिस मंत्रालय ने अपना एक्चुअली मुख्य योगदान निभाया वो एक्चुअली उनका डिफेंस मिनिस्ट्री है। जैसे कि हमारे यहाँ पर साइंस एंड टेक स्पेस अंडर पीएम वहां पर डिफेंस कर रहा है। तो यानी कि चाइना was looking at space from strategic security perspective from start, whereas world was looking, दुनिया कैसे देख रही थी, अच्छा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग, मेट्रोलॉजी, अदर एप्लीकेशंस। हेडलाइंस देखिए, चाइना डिप्लॉयज वेपन्स कैपेबल ऑफ वाइपिंग आउट, नाउ चाइनाज एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम रेजेस रेड फ्लैग्स। एक इंटरेस्टिंग डेटा देखिए, रशिया और चाइना ने पिछले 2 सालों में स्पेस में जो अपने एसेट्स हैं उसमें 70% की वृद्धि की है। अगर 2015 से और 18 इन 3 सालों को देखें तो उन्होंने अपने स्पेस एसेट्स में 3 गुना बढ़ोतरी की है। कुछ ये समय के हिसाब से कुछ लिंक हो रहा है आपको? 2014-15 रशिया बीइंग असर्टिव ऑन ग्राउंड, क्रीमिया को लेना और उसके पीछे से फिर यूक्रेन और साथ में चाइना का सपोर्ट देना। तो एक्चुअली रशिया चाइना अपने आप को एक पिलर स्थापित करना चाहते हैं जियोपॉलिटिक्स में, और यहां पर जो वेस्ट से हेजेमनी है वो अपनी तरफ करना चाहते हैं। और उनको पता है कि फ्यूचर में जो वॉर है दे आर गोइंग टू बी फॉट ऑन लैंड, सी, एयर, साइबर स्पेस एंड स्पेस। तो ऐसे में हर जगह पर टैक्टिकल एडवांटेज रखना जरूरी है। मोरओवर, अगर स्पेस में आपकी कैपेबिलिटी दूसरे से ज्यादा है, आप दूसरे की क्षमता को हटा सकते हो, यू कैन हार्म, तो ऐसे में आप उनकी ग्राउंड जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हो। आप खुद ही सोचिए, हम सैटेलाइट से बैंकिंग, फाइनेंस, इवन ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं इसमें भी सैटेलाइट का रोल है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर सैटेलाइट को हटा दिया तो अगर दो देश के कोने में या एक तरफ से अगर आक्रमण हुआ तो हमारी दूसरी तरफ जो डिफेंस है तो वो हम वहां पर कैसे भेजेंगे उस क्षमता को? तो कहने का मतलब है देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है और वॉर के समय ये दुश्मन को हाई लेवरेज दे सकता है। इसी बात पर जनरल सेल्समैन ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया। साथ में रिपोर्ट कहती है कि देशों को स्पेस में अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो जिन्होंने लेवरेज ले ली है वो इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजीज को आपको एक्सेस नहीं होने देंगे। यू विल बिकम डिपेंडेंट फॉर योर बेसिक स्पेस यूटिलिटीज ऑन दीज नेशंस। हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर कि रशिया, चाइना, यूएस के अलावा भारत चौथा ऐसा देश बना जिसके पास काउंटर वेपन, यानी कि मैं ए सेट की बात कर रहा हूं, एंटी सैटेलाइट हमने टेस्ट सक्सेसफुल किया था। मैं बात कर रहा हूं मिशन शक्ति की। अब काउंटर वेपन्स को जरा बेसिक्स को समझ लेते हैं। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे काउंटर वेपन्स का, फिर हम समझेंगे चाइना क्या कर रहा है, और लास्ट में हम समझेंगे कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। राइट, देखिए 4 तरह के काउंटर स्पेस वेपन्स होते हैं, यानी कि स्पेस में जो एसेट्स हैं दूसरे को उसको नुकसान आप 4 तरीके से ब्रॉडली पहुंचा सकते हैं। एक तो है काइनेटिक फिजिकल, दूसरा है नॉन काइनेटिक फिजिकल, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक एंड चौथा साइबर। आप नाम से ही समझते चले जाइएगा, मैं यहां से प्रीलिम्स बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी बीच में पूछूंगा। काइनेटिक फिजिकल, काइनेटिक मतलब मूवमेंट की बात कर रहा हूं, फिजिकल मतलब फिजिकल डैमेज टू दैट सैटेलाइट, टू दैट एसेट, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब काइनेटिक फिजिकल में भी पार्ट्स आते हैं। यह है डायरेक्ट एसेंट एसेट, यानी कि जो इंडिया का मिशन शक्ति है वो किस तरह का काउंटर वेपन है, वो है काइनेटिक फिजिकल। और काइनेटिक फिजिकल में भी कौन सा? फर्स्ट पार्ट, डायरेक्ट एसेंट। नाम से ही पता लग जाएगा, डायरेक्ट एसेंट का मतलब है सीधा सरफेस से
मिसाइल उठती है और जो स्पेस में आपकी सैटेलाइट है, दूसरे की सैटेलाइट है, उसको यू एक्चुअली क्रैश इन दैट। दूसरा है को ऑर्बिट एसेट। को ऑर्बिट मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। चलिए, पहले डायरेक्ट एसेंट है। तो डायरेक्ट एसेंट में तो आप मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं एंड यू स्ट्राइक ऑन एनिमी सैटेलाइट। आप अपनी पर भी कर सकते हैं। आप कहेंगे अपनी पर क्यों करेंगे? जैसे चाइना ने जो लास्ट एक्चुअली एसेट मिशन किया था, तो चाइना कहना था कि हमारी पुरानी ये वेदर फोरकास्टिंग वाली एक सैटेलाइट है, ये डिफंक्ट है और ऐसे में दूसरी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकती है, तो हम इस वजह से उसको उड़ा रहे हैं। तो चाइना ने उसको उड़ाया था। हालांकि उस पर काफी चाइना को यू कैन से क्रिटिसिज्म इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से काफी ऊपर थी। आप कहेंगे एटमॉस्फेयर से ऊपर थी तो अच्छा था ना? नहीं, एक्चुअली जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के जितने ज्यादा करीब है सैटेलाइट, अगर आप उसको शूट कर रहे हैं तो वो अच्छा है। कारण जो डेब्रिस है ना, जो कचरा होता है फिर उस सैटेलाइट का, वो एक्चुअली हमारे एटमॉस्फेयर में आके वो जल जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर से काफी ऊपर होता है वो स्पेस डेब्रिस बना रह जाता है एंड दैट एक्चुअली इज देयर इन दैट स्पेस। तो ऐसे में जो और सैटेलाइट उस ऑर्बिट में होंगी उससे उसको ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो चाइना पर आरोप लगे थे कि आपकी जो सैटेलाइट की जो हाइट थी वो स्पेस जो हमारे एटमॉस्फेयर उससे काफी ऊपर थी, तो इस वजह से आपने स्पेस डेब्रिस को फर्दर बढ़ाया है। तो डायरेक्ट एसेंट एसेट है। ये देखिए, ये एसेट मिसाइल है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, और ये सैटेलाइट की ट्रेजेक्ट्री है। तो देखिए ये शूट कर रही है इसको और फाइनली ये जो डेब्रिस है ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब ये हमें पता लग रहा है। एक तो डायरेक्ट एसेट, दूसरा है को ऑर्बिट एसेट। याद करने का तरीका देखिए, एक ये ऑर्बिट है, एक दूसरा ऑर्बिट है। को ऑर्बिट में आप अपनी सैटेलाइट को मैनोवर करके उसकी डायरेक्शन को चेंज करके दूसरी सैटेलाइट के करीब लेकर जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? डिटोनेट कर देते हैं, एक्सप्लोड कर देते हैं। एक्सप्लोड करके, फॉर एग्जांपल चाइना की सैटेलाइट है, चाइना मैनोवर करके इसको यूएस की सैटेलाइट के करीब लाए और डिटोनेट कर दे, तो ऐसे में मुझे बताइए, ये तो यानी कि वो तो नुकसान हो गया ना, राइट? तो इसमें एक तरीका तो होता है डिटोनेशन, एक दूसरा तरीका भी चाइना जिसका इस्तेमाल कर रहा है। एक्चुअली डिटोनेशन वाला तरीका 1960-70s में यूएसएसआर ने सक्सेसफुली किया था। 1973 में डिक्लेयर हो गया था कि हाँ जी, ऐसे इस तरीके से डिटोनेशन संभव है, दूसरे की सैटेलाइट्स को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको कम्युनिकेशन कट कर सकते हैं। चाइना ने देखिए ये और एक्सपेरिमेंट किया है। ये क्या है कि आप अपनी एक सैटेलाइट में एक रोबोटिक आर्म से जैसे आप उसके करीब पहुंचे दूसरे के ऑर्बिट के, तो आप उसकी सैटेलाइट को पकड़ सकते हैं और उसको फर्दर नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब ये वाली बात होगी, कहां जा रहे हो आप, ये वाली बात। तो मैकेनिकल आर्म से भी को ऑर्बिट एसेट में काम किया जा सकता है, ठीक है ना? तो यानी कि काइनेटिक फिजिकल में एक आपने सीखा ये डायरेक्ट एसेंट, सेकंड है को ऑर्बिट और थर्ड है ग्राउंड स्टेशन अटैक। ये सबसे इजी है, मतलब कि जो ग्राउंड पर आपको पता है कि अच्छा इनका जो सैटेलाइट है एक्चुअली इस ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट करती है, आप उसको ही उड़ा दो। तो अगर आपने उस पर अटैक कर दिया तो डेफिनेटली अब ये जो बाकी सैटेलाइट है ये फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे उससे, राइट? लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है, मतलब दुश्मन के लिए, मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि आपने इस ग्राउंड स्टेशन को अटैक किया है तो इसको रिपेयर आसानी से किया जा सकता है, राइट? मीनवाइल हम उसकी सैटेलाइट की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके दूसरे ग्राउंड स्टेशन से एक्चुअली रिले कर सकते हैं कम्युनिकेशन को, राइट? तो मल्टीपल ग्राउंड स्टेशन को अटैक करना होगा अगर आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं दुश्मन को। तो ये ग्राउंड स्टेशन हो गया। नेक्स्ट है नॉन काइनेटिक फिजिकल। याद करने का तरीका, नॉन काइनेटिक यानी कि यहां जो आपका जो वेपन है आप उसको मूव नहीं कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एसेट, सैटेलाइट के पास लेकर जाने का नहीं है। लेकिन फिजिकल, आप फिजिकल उसको डैमेज करेंगे। कैसे? जैसे कि हाई पावर्ड लेजर से, हाई पावर्ड माइक्रोवेव से। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो आप सैटेलाइट पर हाई पावर्ड लेजर्स डालेंगे तो उससे आप उसको फिजिकल डैमेज कर सकते हैं, राइट? ध्यान रखिएगा, इस कैटेगरी को हम ड्यू के अंदर मानते हैं। ड्यू यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन, DEW डायरेक्ट एनर्जी वेपन के अंदर आता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हाई पावर लेजर्स कम्स अंडर, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, नॉन काइनेटिक फिजिकल और ड्यू के अंदर भी ये आती हैं। फिर है आपका इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काफी फेमस है आजकल। तो आप करते क्या है, यू एक्चुअली यूजिंग जैमिंग, यू आर यूजिंग जैमिंग और स्पूफिंग। मतलब क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूं और आसानी से आपको पता लग जाए। दिख रहा है आपको? ये देखिए, तो आप जैमर्स का इस्तेमाल करते हैं और आप इस सैटेलाइट पर एक्चुअली यू डायरेक्ट योर सिग्नल टू दैट सैटेलाइट, जिससे कि अब ये सैटेलाइट जब ट्रांसमिट करेगी अपनी इंफॉर्मेशन तो वहां पर प्रॉपर नहीं कर पाएगी। यू हैव क्रिएटेड नॉइस विद इन दिस सिग्नल। तो एक तरीके से आपने इस सैटेलाइट को मीनवाइल किसी काम का छोड़ा नहीं है। लेकिन
जैसे ये अपलिंकिंग, इसको हम कहते हैं अपलिंकिंग जैमिंग जैसी ऑफ हुई तो ये सैटेलाइट ऐसे ही काम करने लग जाएगी नॉर्मल वे में, ठीक है। तो ये अपलिंकिंग, तो अपलिंकिंग में हमारा टारगेट क्या होता है, वो सैटेलाइट होती है, उसकी डायरेक्शन में हम अपलिंकिंग करते हैं। लेकिन जो आपकी डाउनलिंक जैमिंग होती है, डाउनलिंक जैमिंग में याद करने का तरीका, अल्टीमेटली सैटेलाइट कम्युनिकेट कर रही होगी यहां पर ग्राउंड पे, मतलब जैसे आपके डिस्ट्रॉयर हो गए, मिलिट्री एसेट्स हो गए, तो डाउनलिंक जैमिंग में आपका जो जैमर होता है वो हवा में रहता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ड्रोन के थ्रू डाउनलिंक जैमिंग कर सकते हैं और आप एग्जैक्टली उस पर नॉइस क्रिएट करते हैं, मतलब सिग्नल किस पर भेजते हैं, उस शिप पर भेजते हैं, जिससे कि उसको एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल जो कम्युनिकेशन है उस तक ना पहुंच सके, राइट। तो अगर मैं पूछूं कि अपलिंक जो जैमिंग है उसका एक्चुअली उससे इंपैक्ट ज्यादा होता है, राइट, या फिर वाइडर इंपैक्ट किससे होता है, अपलिंक जैमिंग से या फिर डाउनलिंक जैमिंग से, तो आप खुद कहेंगे अपलिंक जैमिंग से, क्योंकि अपलिंक जैमिंग पे तो आपने टारगेट किसको कर दिया, खुद सैटेलाइट को कर दिया। अब सैटेलाइट मल्टीपल जगह पर जहां पर भी वो इस इंफॉर्मेशन को भेजेगी वो पहुंच ही नहीं पाएगी प्रॉपर, राइट, नॉइस क्रिएट हो गई। लेकिन डाउनलिंक जैमिंग में क्या हो रहा है, आप केवल इस वाले रेसिपिएंट के ऊपर हैं, राइट, तो आप केवल इसको हैम्पर कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये सैटेलाइट किसी और को भी सिग्नल दे दे तो उसको वो कर सकती है, राइट। तो ये तो इसलिए होता है, मान लीजिए आप के सामने ही ये शिप है, डिस्ट्रॉयर्स हैं, राइट, और आप नहीं चाहते कि सैटेलाइट से इन्हें इंफॉर्मेशन मिले कि आसपास और कौन से समुद्री बेड़े इनकी मदद के लिए आ सकते हैं, तो आप वहां पर डाउनलिंक जैमिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक और होता है स्पूफिंग, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में है। स्पूफिंग में क्या करते हैं कि आप डिस्टॉर्ट नहीं करते सिग्नल को, आप केवल दूसरे की फ्रीक्वेंसी पता कर लेते हैं और फिर आप उसी फ्रीक्वेंसी पर उनको गलत जानकारियां दे देते हैं। सो यानी कि एक तरीके से हैक कर लिया आपने, बट ये हैकिंग किस में हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिग्नलिंग में हो रही है, ठीक है, दैट इज स्पूफिंग। साइबर स्पेस, साइबर तो सबसे फेमस आजकल बन गया है। तो आप इसमें क्या करते हैं, आप उनके कंप्यूटर डेटा को आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं। अब इनके डेवलपमेंट्स को ट्रैक करें तो मैंने बताया कि शुरुआत से ही ये डिफेंस एंगल से इसको लेकर चल रहे थे, तभी इनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इट वाज एक्चुअली पुशिंग द स्पेस प्रोग्राम्स। ये जो वीडियो है इसकी जो पीडीएफ है मैं शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, सारे अपडेट्स मेरे वीडियो से जुड़े हुए, कोर्सेज, डिस्काउंट्स, सब कुछ इस पर आता रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में दूंगा, आप अभी दे सकते हैं कमेंट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑनगोइंग फ्यूचर, देखिए क्या है क्वेश्चन, ऑनगोइंग फ्यूचर डायरेक्ट एनर्जी वेपन प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अभी आपको बताया डायरेक्ट एनर्जी वेपन प्रोग्राम, डायरेक्ट एनर्जी वेपन प्रोग्राम किसके अंडर आता है, नॉन काइनेटिक फिजिकल के। अब आपसे कह रहा है कि इन तीनों, क्योंकि न्यूज में रहते हैं, इन तीनों में से कौन से एक्चुअली प्रोजेक्ट्स हमारे इसकी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। 2007 में चाइना ने ये प्रोजेक्ट किया था, जो एसैट मिशन है, ठीक है ना। उसके बाद 2005 2006, एक्चुअली इससे पहले 2005 2006 में उन्होंने ट्राई किया बट दे फेल्ड, राइट। 2007 में सक्सेस हुआ, इसके बाद चाइना ने कहा हमने नहीं किया उसके बाद कुछ भी। एक्चुअली चाइना का तो कहना है कि जो आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि वी आर डेवलपिंग कैपेसिटीज टू एक्चुअली वाइप आउट यू, तो चाइना कहना है कि मतलब ये तो वाली बात हो गई कि हम आहा भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और आप कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होती। तो हमें ये समझना होगा कि ठीक है वो कत्ल ना करे चर्चा नहीं होती, या कत्ल करे चर्चा नहीं होती, लेकिन आप केवल आहा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे 2010 2013 2014 इन तीनों पॉइंट पर इन्होंने टेस्ट किए, और वो टेस्ट जो है वो एसेट कैपेसिटी वाले थे। बस बात ये करी इन्होंने इस बार सैटेलाइट को टारगेट नहीं किया, इन्होंने एक बैलिस्टिक टारगेट लिया और उसको हिट किया, यानी कि उस मिसाइल से एक बैलिस्टिक टारगेट हवा में उसको हिट किया और उससे चेक कर लिया कि हाँ इस क्षमता की हमारे पास ये बैलिस्टिक मिसाइल है कि वी कैन टारगेट सच या दोज मैनी सैटेलाइट्स इन फ्यूचर। अब मैकेनिकल आर्म वाला मैंने एग्जांपल आपको दिया, कौन सी कैटेगरी में आता है ये आपको पता है, राइट, को ऑर्बिट एसेट में आता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन, ये है डायरेक्ट एनर्जी वेपन, ये आप देख रहे हैं, तो ये किस कैटेगरी में आता है आपको भी बताया मैंने, नॉन काइनेटिक फिजिकल में आता है। यहां पर चाइना का ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन से स्टेशन है ऐसा बताया जा रहा है, ये वही एरिया है जहां से चाइना ने अपना एसेट यानी कि एंटी सैटेलाइट मिशन किया था। साथ में चाइना जो सर्वेलेंस है उसके लिए मेजर नेटवर्क बनाए हुए हैं पूरे चाइना में, जिससे कि उसे केवल अपनी नहीं दूसरों की जो सैटेलाइट की पोजीशनिंग है उससे ही पता लग जाए। यानी कि अगर कोई चाइना की सैटेलाइट के करीब आने की कोशिश करेगा, यानी कि को ऑर्बिट
एसेट का इस्तेमाल करेगा तो चाइना को पहले ही पता लग जाएगा। कोई चाइना की सैटेलाइट की तरफ मिसाइल लॉन्च करेगा तो उसके लिए भी एंटी मिसाइल जो एंटी डिफेंस जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो भी चाइना अपने स्पेस प्रोग्राम में इंटीग्रेट किए हुए है। अब जरा एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए। पीएलए ने 2015 में ही शुरू कर दिया था ये, राइट, पीएलए का स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, और इसमें भी 2 डिपार्टमेंट है इंटरेस्टिंगली, एक तो है स्पेस सिस्टम डिपार्टमेंट, एक है नेटवर्क सिस्टम डिपार्टमेंट। आपको ये डिफरेंस क्या है? एक्चुअली स्पेस सिस्टम डिपार्टमेंट में तो ये देखता है कि भाई कौन कौन सी सैटेलाइट जाएंगी, कौन से मिशन होंगे, ये सब कुछ देखता है। लेकिन जो नेटवर्क सिस्टम डिपार्टमेंट है ये डील करता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, यानी कि जो इनके पास तकनीकें हैं वो दूसरे के पास ना आए, अपनी तकनीक से ये जानकारी में से दूसरे को गुमराह कर दें, जानकारी पर कंट्रोल कर लें। इसी को हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की श्रेणी में भी रखते हैं, यानी कि नेटवर्क सिस्टम जो डिपार्टमेंट है इनका, दिस इज एक्चुअली एंगेज्ड इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एज वेल। अब यूएस ने 2018 में फिर शुरू किया ये यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स। अब उन जो जनरल सेल्समैन है जिनकी मैंने शुरुआत में बात की थी, उन्होंने कहा कि हम अब तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या है उनकी? प्रोलिफरेटेड वॉर फाइटर स्पेस आर्किटेक्चर। ये कह रहे हैं कि हम रेजिलेंट, रेडी, स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर बना रहे हैं। उनका कहना है वी आर डेवलपिंग कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स अलोंग विद, यहाँ पर सर्वेलेंस भी होगा, यहाँ पर काउंटर एफर्ट्स भी होंगे, यहाँ पर दूसरी सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाना यानी कि डिटरेंस क्रिएट करना, अगर उसने यूएस की किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाए तो वो क्षमता भी यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। यूएस का कहना है ये काम अकेला नहीं हो पाएगा जितनी क्षमता चाइना डेवलप कर रहा है, तो ऐसे में दे आर पार्टनरिंग विद अदर नेशंस एज वेल। इंडिया इज वन ऑफ द नेशन, यानी कि इंडिया भी यूएस के इस प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहा है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कहें? सबसे पहले जिक्र करना होगा हमें ओएसटी का, यानी कि आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी जो कहती है कि हाँ हम रेगुलेट करेंगे स्पेस को भी, तो वहां पर एक कमी ये है कि ओएसटी कहती है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को आप नहीं एक्चुअली एस्टेब्लिश कर सकते ऑन सैटेलाइट, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दूसरा कहती है कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्पेस के हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप उन पर जो है डिफेंस अपनी क्षमताओं को वहां पर नहीं स्टेशन करेंगे, यानी कि दैट शुड नॉट बिकम अ वॉर जोन। लेकिन इसने कहीं पर भी कन्वेंशनल वेपन्स के बारे में बात नहीं की, और जितने भी ये काउंटर वेपन्स हैं, काउंटर स्पेस वेपन्स हैं, दे आर अंडर द डोमेन ऑफ दिस कन्वेंशनल वेपन्स। तो यानी कि हमारी ओएसटी, आउटर स्पेस ट्रीटी को एक्सपेंड होना होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ओएसटी में इंडिया मेंबर है कि नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। अब क्यों ये चल रहा है, फर्दर चलता रहेगा? क्योंकि असिमेट्रिक है, यानी कि यूएस और चाइना के बीच में गैप बहुत ज्यादा था, तो जाहिर सी बात है चाइना अपने आप को वल्नरेबल फेस करता है, क्योंकि जो तेजी से बढ़ रहा है और दूसरे की हेजेमनी के लिए खतरा है, तो चाइना को लगता है कि वो चाइना के इंटरेस्ट को सब्जुगेट कर सकता है, स्पेस में भी, लैंड पर भी, सी पर भी, एयर पर भी। तो चाइना अपने आप को यहां पर डेवलप करेगा ही करेगा। तो तरीका क्या है? तरीका है कि हम ओएसटी को एक्सपेंड करें, यानी कि आउटर स्पेस ट्रीटी को फर्दर एक्सपेंड करें, इसमें कन्वेंशनल वेपन्स को रेगुलेट करने की भी बात करें। साथ में डेब्रिस रेगुलेशन होना चाहिए, यानी कि जो ये कचरा हो जाता है स्पेस में, इससे दूसरे की सैटेलाइट को वैसे भी नुकसान पहुंचता है, राइट, एंड दिस कैन लीड टू वॉर एज वेल इन फ्यूचर। ऐसा हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए कि आपके डेब्रिस से हमारी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा और हमें ये नुकसान हुआ, देन दिस कैन एस्केलेट द सिचुएशन फर्दर। तो ये रेगुलेशन भी यहां पर जरूरी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ देम। ये सब जो है ड्यू प्रोजेक्ट के अंडर है, यानी कि इंडिया इज वर्किंग ऑन दिस डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। क्वेश्चन देखिए, स्पेस टेक रेस इज intersecting over security and prosperity of a nation, examine with suitable examples। तो आपको बताना है कैसे स्पेस जो है वो प्रोस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी दोनों का मिश्रण है, और अभी हमने जो बात की वहां पर ये कनेक्शन बैठता है, मतलब स्पेस इकोनॉमी से भी कनेक्टेड है, स्पेस सिक्योरिटी से भी कनेक्टेड है। एग्जाम्पल्स आप यूएस चाइना के दे ही सकते हैं।